हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया था बायोकेमिस्ट्री के बारे में कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये आपका एक माइक्रोमॉलिक्यूल्स है जो बॉडी में एनर्जी सोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है और ग्लूकोज एज ए एनर्जी सोर्स काम करता है। आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है और जब भी हमें सेलुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो मेटाबोलाइज होता है और आपके एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एटीपी के फॉर्म में आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे हम कोई भी सेलुलर एक्टिविटी या फिजियोलॉजिकल जो भी जितने भी फंक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे हैं उसमें एटीपी आपकी यूज की जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो आपका रिच सोर्स ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल है क्योंकि ये जल्दी ही मेटाबोलाइज हो जाता है एज कम्पेयर टू फैट्स एंड अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स और फैट के कंपैरिजन में आपका कार्बोहाइड्रेट जो होता है इजीली मेटाबोलाइज हो जाता है, इसलिए इससे एनर्जी जो है बहुत फास्ट आप में रिलीज होती है। आपका कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात की जाए तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2O का होल n। मतलब अगर n की वैल्यू हम 6 ले लें, मान लो अगर n की वैल्यू हम 6 ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा C6 और यहाँ पे 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा H12 हो जाएगा और O है तो n आपका 6 हो जाएगा O6। तो आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ग्लूकोज जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है CnH2O का होल n होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 एटम्स मिलके बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलते हैं जब तब आपके कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और ये आपकी बॉडी में एज ए एनर्जी सोर्स तो काम करते हैं। अगर इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए कॉम्प्लेक्सोमेट्री के बेसिस पे कि इसमें कितने सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स या शुगर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसके बेसिस पे इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक आपका मोनोसेकेराइड, दूसरा आपका ऑलिगोसेकेराइड, तीसरा आपका पॉलीसेकेराइड। सेकेराइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को हम सेकेराइड भी बोल सकते हैं। मोनोसेकेराइड जो होते हैं, मोनोसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें ग्लूकोज या शुगर जो होता है आपका उसके सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल यूनिट अगर ग्लूकोज की प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड। ऑलिगोसेकेराइड जिसमें 2 या 2 से लेके 9 तक, अगर 2 से लेके 9 तक आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो आपका ऑलिगोसेकेराइड में आता है जिसमें आपके ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर 2 से लेके 9 तक। तो ग्लूकोज के 2 से लेके 9 तक के जो मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट होंगे किसी भी एक चेन में तो उसको हम बोलते हैं ऑलिगोसेकेराइड। जिसका एग्जाम्पल आपका होता है 3 क्लास उसमें हम दिखा रहे हैं। और आपका डाई होता है डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड। ऐसे जितने आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाते हैं उतना आपका नंबर ऑफ एटम्स जो है यहाँ पे ग्लूकोज का वो बढ़ता चला जाता है। जैसे कि डाइसेकेराइड है तो इसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ट्राइसेकेराइड है तो इसमें 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और टेट्रासेकेराइड है तो इसमें 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल हो जाता है आपका सुक्रोज, ट्राइसेकेराइड का एग्जाम्पल आपका हो जाता है रेफिनोज और टेट्रासेकेराइड का एग्जाम्पल हो जाता है स्टैकिनोज। और पॉलीसेकेराइड जो होते हैं, पॉलीसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें आपका जो ग्लूकोज की संख्या है वो 9 से ज़्यादा होती है। मोर देन 9 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब ढेर सारे। अगर सेकेराइड्स के मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 9 से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं जो आपकी बॉडी में एज ए एनर्जी सोर्स काम करते हैं। जब ये मेटाबोलाइज होते हैं तब आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करवाते हैं और ग्लूकोज क्या करता है आपकी बॉडी में एनर्जी पैकेट्स का काम करता है, फिर वो मेटाबोलाइज होता है और एटीपी रिलीज करता है जिससे हम कोई भी सेलुलर फंक्शन हमारी बॉडी में होता रहता है। अब इसका हम देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन भी देख लिया। अब ये देखते हैं कि ये आपका मिलता कहाँ कहाँ पे है। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो मॉलिक्यूल होता है आपके जितने भी ग्रेन्स हैं, दाने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आपका वीट हो गया, गेहूं हो गया या फिर राइस हो गया, चावल हो गया, मिल्क हो गया, हरी मटर हो गई, इन सब में आपके कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये आपके नेचुरल सोर्स होते हैं। ये एनिमल सोर्स और नेचुरल सोर्स दोनों से ऑब्टेन्ड होते हैं। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है, जबकि प्लांट में ये आपका स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है।
और एनिमल में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। मान लो जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेटेड चीज़ खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स आपका पाया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए आप राइस ही खाते हैं, तो इसका एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन पहले कैसे होता है, ये कैसे आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में पहुंचता है। तो मान लो कोई भी चीज़ अगर आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाते हैं तो इसका डाइजेशन जो होता है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। और डाइजेशन आपको पता है कि जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम या गैस्ट्रिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, इसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन जो होता है आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ में सलाइवरी एमाइलेज रिलीज होता है। सलाइवरी एमाइलेज का मतलब जो आपकी बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, 3 पेयर्स में होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड, लिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड, उसमें से आपका रिलीज होता है सलाइवरी एमाइलेज, जो क्या करता है आपके पॉलीसेकेराइड जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कि जिसमें ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, 10 या 10 से अधिक भी पाए जाते हैं। मान लो कोई भी सेलुलोज है, स्टार्च है, तो उसको अगर आप लेते हैं तो पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स को ये क्या करता है डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो 9-10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे थे उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है और 3-4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के जो पैकेट्स होते हैं अलग अलग बना देता है, उसको तोड़ देता है। सलाइवरी एमाइलेज आपके माउथ में रिलीज होता है। फिर उसके बाद वो भोजन आपका सीधा पास होता है स्टमक के पास। स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा होने के कारण आपका जो सलाइवरी एमाइलेज है वो इनएक्टिवेट हो जाता है और आपका जब भोजन पास होता है डिओडिनम से होता हुआ पैंक्रियाज के पास से जाता है, तो पैंक्रियाज में एसिनार सेल्स होती हैं। तो एसिनार सेल्स क्या करती हैं आपकी बॉडी में, ये बाइकार्बोनेट रिलीज करती हैं। बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है उसकी एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, और इसमें से आपका एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है इस डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लूकोज में जब ये टूट जाता है तो उसी डिओडिनम से फिर उसकी वाल जो होती है, दीवार जो होती है, उससे एब्जॉर्ब होता है और सीधे आपके ब्लड में पहुंचने लगता है। तो डिओडिनम से लेके इलियम तक का जो रास्ता होता है उस बीच में आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है और आपके ब्लड में पहुंच जाता है। अब ब्लड में पहुंचने के बाद ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसे लगातार आप अगर ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो इस कंडीशन में आपका पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन रिलीज करती है। और इंसुलिन एक प्रकार का ऐसा हार्मोन्स है जो आपके बीटा सेल से रिलीज होता है। पैंक्रियाज का जो इजलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है उसमें बीटा सेल्स होती है, उससे आपका इंसुलिन रिलीज होता है। वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करवा देता है सेल या टिश्यूज में या फिर आपके लीवर में या फिर मसल्स में। तो ये क्या करता है उस ब्लड वेसल से ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करवा देता है, भेज देता है अंदर आपके किसी भी सेल्स में स्टोर कर देगा या फिर मसल्स में या फिर आपके लीवर में ले जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देता है और ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है आपकी बॉडी में। तो ये आपका रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब भी आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खाते हैं तो वो आपका टूटता है, उसका डाइजेशन होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्प्शन वाले प्रोसेस में क्या होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इंटेस्टाइन की वाल से, स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल से ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर इंसुलिन रिलीज होता है, उसको एब्जॉर्ब करवा देता है आपके लीवर में और मसल्स में, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो अब आपका फाइनली ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पहुंच चुका है आपके सेल्स में। और सेल में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो होता है साइटोप्लाज्म। आपको बताया गया था जब सेल पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि साइटोप्लाज्म होता है। तो इसका अब ये मान लो आपका खा लिया आपने, एब्जॉर्ब हुआ आपके सेल्स में या लीवर में, ये आपका क्या हुआ जाके स्टोर्ड हो गया। अब इसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं जो आपने खाया है उसका मेटाबॉलिज्म होता है, टूटता है, ऑक्सीडेशन होता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी जो मिलती है तो उससे हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी जो भी कार्य हमको करना है, जो एनर्जी मिल रही है, हम जो चीज़ें खा रहे हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है, तब हम कार्य करते हैं। तो मान लो आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपके ब्लड में पहुंच चुका है। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर मेटाबॉलिज्म की बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में जो है बहुत सारे पाथवे इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपका ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। ये प्रोसेस आपकी बॉडी में चलते रहते हैं। तो ये इसके बारे में उसमें पहला पाथवे होता है आपका ग्लाइकोलिसिस, तो आज हम थोड़ा सा
ग्लाइकोलिसिस के बारे में चर्चा करने से पहले देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है आपकी बॉडी में। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाते हैं, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन, ग्लूकोज जो होता है वो एनर्जी सोर्स के तरीके से आपकी बॉडी में काम करता है। तीसरा फंक्शन, आपके जो सेलुलर कंपोनेंट है या कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर है जो आपकी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। और डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करते हैं, मतलब मॉड्यूलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम को भी मॉड्यूलेट करते हैं, बढ़ाते हैं। और चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एनर्जी तो आपको पहुंचाते ही हैं। ये थोड़ा सा फंक्शन हो गया आपके कार्बोहाइड्रेट्स का। क्लासिफिकेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, डाइजेशन हो गया उसके बारे में। अब हम देखते हैं उसके मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन होता है और उसके बाद उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है फॉर द सेलुलर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। मेटाबॉलिज्म को अगर आपको डिफाइन करना हो तो मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल अल्टरेशन occurring during the oxidation of nutrients to produce energy for the cellular activity। शरीर में कार्य करने के लिए कोशिका को जो ऊर्जा मिलती है जब हम कोई भी पोषक तत्व खाते हैं तो वो उसका ऑक्सीडेशन होता है जिससे एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे मान लो तुम कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज खा रहे हो, मान लेते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट जैसे आप खा रहे हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लो तुम ग्लूकोज मॉलिक्यूल तुमने खाया C6H12O6। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में 6O2 से अगर इसका रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो ये मेटाबोलाइज हो जाएगा और रिलीज करेगा आपका 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी। ये एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। यही एनर्जी जो रिलीज होती है आपकी बॉडी के द्वारा यूज की जाती है और सेलुलर एक्टिविटी जितनी भी हो रही है या फिर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में स्वतः चलता रहता है। अब जो एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है वो मेटाबॉलिज्म के बाद, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म पाथवे चलते हैं। जैसे पहला आपका है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा आपका है टीसीए साइकिल या फिर इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर इसी को क्रेब्स साइकिल बोलते हैं या इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। एचएमपी शंट पाथवे चलता है, ग्लाइकोजेनेसिस चलता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस चलता है। ये सब पाथवे आपकी बॉडी में चलते रहते हैं। तो आगे वाले प्रोसेस जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस या पाथवे उसको हम बाद में देखेंगे। आज पहला प्रोसेस देख लेते हैं आपका ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, मतलब जो साइटोसोल है आपका, जो जीव द्रव्य होता है, जो कोशिका के अंदर लिक्विड मटेरियल भरा होता है, उसी के अंदर आपका साइटोसोल जो कहलाता है, उसी में आपका ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस चलता है। तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो है या ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो आपके सेल में या टिश्यूज में स्टोर हो चुका है वो मेटाबोलाइज होता है, टूटता है, उसका फास्फोराइलेशन होता है, उसमें फास्फेट ग्रुप ऐड होता है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं और कुछ मात्रा में आपकी एनर्जी भी बनती है। ग्लाइकोलिसिस में टोटल आपकी 10 एटीपी बनती हैं जिसमें से 2 एटीपी खर्च हो जाती है, 8 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के 8 मॉलिक्यूल बनते हैं। ये आपके सेल के साइटोप्लाज्म के पोर्शन में होती है ग्लाइकोलिसिस। पहला स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स है, आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो सेल में स्टोर होता है उसके साइटोसोल में एक आपका एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज क्या करता है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फास्फेट बाय द एंजाइम्स हेक्सोकाइनेज and also ATP used in this process for the phosphorylation of glucose molecule। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फास्फोराइलेशन के लिए यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है एटीपी जो है वो उसमें से एक एटीपी आपकी यूज होती है और ग्लूकोज का फास्फोराइलेशन होता है। ये 2 फेज में डिवाइड है। फर्स्ट ए फेज में क्या होता है, इसमें एनर्जी इन्वेस्ट होती है और दूसरी फेज में एनर्जी आपकी रिलीज होती है। तो इन्वेस्ट फेज में क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज टू प्रोड्यूस ग्लूकोज 6 फास्फेट। एटीपी यूज्ड फॉर द फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जिसमें फास्फेट ग्रुप को जोड़ने के लिए आपकी एक एटीपी यहाँ पे कंज्यूम होती है, यूज की जाती है। उसके बाद आपका ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जब बनता है फास्फोराइलेशन के बाद तो ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है उसका
फार्मूला जो होता है, केमिकल फार्मूला वो सेम होता है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट में आपके एल्डिहाइड ग्रुप पाए जाते हैं या फिर कीटोन ग्रुप पाए जाते हैं। तो ये आपका कीटोन में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोहेक्सोआइसोमेरेज। फास्फोहेक्सोआइसोमेरेज आर द एंजाइम्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट इनटू द फ्रक्टोज 6 फास्फेट। और ये जो प्रोसेस होता है ये आपका रिवर्स भी चलता रहता है, मतलब ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में या फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट आपके ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। एक मिनट, हाँ, तो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट में कन्वर्ट होता है। डाई फास्फेट का मतलब एक फास्फेट ग्रुप आपका और ऐड होता है। अगर एक फास्फेट ग्रुप और ऐड हो रहा है उसमें और एनर्जी लगेगी, तो फिर आपका एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज होता है और आपका फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट हो जाता है, मतलब एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल उसमें और ऐड हो जाता है। उसके बाद आपका है ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। फिर ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है 1,6 डाई फास्फो ग्लिसरॉल में, 1,6 डाई फास्फो ग्लिसरल्डिहाइड में, 1,6 डाई फास्फो ग्लिसरल्डिहाइड। और इसमें एनर्जी जो है आपकी रिलीज होती है, मतलब 2 NADH जो NAD के मॉलिक्यूल्स हैं 2 NADH मॉलिक्यूल आपका रिलीज होता है। NADH का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। और एक आपका NADH का मॉलिक्यूल जो होता है वो 3 ATP मॉलिक्यूल के बराबर होता है। तो इसमें आपके 2 NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं। और आपका एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं डाई फास्फोग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम। ये क्या करता है आपके इस 1,3 डाई फास्फोग्लिसरॉल को कन्वर्ट कर देता है 3 फास्फोग्लिसराइड्स में, 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। फिर ये 3 फास्फोग्लिसरेट जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में। ये आपका 3 फास्फोग्लिसरेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है 2 फास्फोग्लिसरेट में। 2 फास्फोग्लिसरेट जब बनता है और यहाँ पे 2 ATP के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। फिर आपका 2 फास्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट होता है फास्फोइनोल पाइरुवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज। इनोलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ 2 फास्फोग्लिसरेट इनटू द फास्फोइनोल पाइरुवेट। फिर आपका एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं फास्फोइनोल पाइरुवेट काइनेज। तो फास्फोइनोल पाइरुवेट काइनेज एंजाइम कन्वर्ट्स द फास्फोइनोल पाइरुवेट इनटू द इनोल पाइरुवेट एंड रिलीज टू ATP। ये आपका 2 ADP मॉलिक्यूल से 2 ATP के मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है। उसके बाद इनोल पाइरुवेट जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में। तो ये जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है जहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है आपके ग्लूकोज 6 फास्फेट में, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट, फिर उसके बाद ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, फिर 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेट, फिर 3 फास्फोग्लिसरेट, फिर 2 फास्फोग्लिसरेट, फिर उसके बाद फास्फोइनोल पाइरुवेट, फिर उसके बाद इनोल पाइरुवेट और आपका फिर कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में। मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब आपका टूटता है मेटाबोलाइज होता है तो उससे 2 आपके पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और कुछ मात्रा में ATP बनती है। अगर इसका एनर्जेटिक्स देखा जाए कि कितनी ATP बनी, कितनी एनर्जी आपकी बॉडी में बनी, तो इसमें आपका टोटल 10 ATP बनती है। क्योंकि आपका देखो 2 ATP यहाँ पे बन जाती है, 2 ATP यहाँ पे बन जाती है, 4 ATP हो गई। 2 आपके NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं और एक NADH 3 ATP के बराबर होता है। 2 NADH बन रहे हैं तो 6 ATP हो गया, 6 4 10 ATP हो जाता है। 10 ATP बनता है जिसमें 2 ATP आपके कंज्यूम कर लिए जाते हैं, तो 10 माइनस 2 कर देते हैं तो बराबर आपका आता है 8 ATP। एक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में या एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 8 ATP आपका रिलीज होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। और आपका 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल बनता है। पाइरुवेट फर्दर एनर्जी के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आपका पाइरुवेट भी मेटाबोलाइज होता है और एनर्जी आपकी बॉडी में बनती रहती है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके आगे का जो भी मेटाबॉलिज्म है जैसे TCA साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, इसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।